नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल ज्ञान केंद्र में। मैं पवन कुमार आपका स्वागत करता हूं। हम आज के सेशन में पढ़ने वाले हैं मूलानुपाती सूत्र के बारे में कि मूलानुपाती सूत्र होता क्या चीज़ है, ये जो है किस प्रकार से मूलानुपाती सूत्र का निर्धारण किया जाता है। अगर किसी भी यौगिक में हमको अगर उसके तत्वों के प्रतिशत के बारे में अगर पता हो तो हम उस तत्वों के प्रतिशत के माध्यम से हम मूलानुपाती सूत्र की गणना आसानी से कर सकते हैं। तो कैसे मूलानुपाती सूत्र की गणना की जाती है, इस सेशन में आज हम आपको इसी सभी चीज़ों की जानकारी देने वाले हैं। तो आइए शुरू कर। सबसे पहले हम आपको ये बताना चाहेंगे कि किसी भी पदार्थ में जो यौगिक पाई जाती है उस यौगिकों में बहुत सारे क्या पाए जाते हैं, तत्व पाए जाते हैं, और उन्हीं तत्वों के माध्यम से किसी भी यौगिक का निर्माण होता है। तो अगर मान लीजिए किसी भी पदार्थ में जो पाए जाने वाले जो यौगिक होते हैं वो यौगिक जो है उन तत्वों के समावेश से उसका क्या किया जाता है, निर्माण किया जाता है। तो जो तत्व होते हैं वो उनमें पाए जाने वाले 100% में से उनके प्रतिशत मात्राओं के अनुसार उसमें पाई जाती है। मान लीजिए कि अगर कोई भी यौगिक है जिसका मान लीजिए सूत्र है H2O, जिसको हम लोग जल के नाम से भी जानते हैं। तो मान लीजिए ये जो सूत्र है H2O जिसको बोला जाता है, इसको हम लोग जल कहते हैं। ये एक यौगिक है। तो इस यौगिक में पाए जाते हैं दो तरह के तत्व, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। तो जो हाइड्रोजन है उनकी यहाँ पे जो है संख्या कितनी है, 2 है। ऑक्सीजन जो है वो उनकी संख्या कितनी है, यहाँ पे 2 है। अब जब इन दोनों को अगर मिला दिया जाए तब कहीं जाकर के जल का निर्माण होता है। तो यहाँ पे जो जल है उसमें हाइड्रोजन की संख्या कितनी होती है, 2, ऑक्सीजन की संख्या 1 होती है। दोनों जब आपस में मिलाई जाती है तब कहीं जल का क्या होता है, निर्माण होता है। ठीक उसी तरीके से मान लीजिए अगर हम मूलानुपाती सूत्र की अगर बात करें तो जो यौगिक होता है उस यौगिक में पाए जाने वाले जो भी तत्व होंगे उन तत्वों के जितने भी परमाणु की संख्याएं पाई जाती है उसमें, तो उन परमाणु के संख्याओं का जो एक प्रकार का अनुपात होता है वो अनुपात क्या कहलाता है, उसका मूलानुपाती सूत्र कहलाता है। मान लीजिए यहाँ पे ये जल में हाइड्रोजन की संख्या 2 है, ऑक्सीजन की संख्या 1 है। इस हाइड्रोजन की संख्या 2 और ऑक्सीजन की संख्या 1 जब आपस में मिला करके जब जल का निर्माण किया जाता है तो उस जल में पाए जाने वाले हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो अनुपात होता है वो होता है 2:1। इसका मतलब ये हुआ कि हम हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को जब हम 2:1 के रूप में मिलाते हैं तब कहीं जाकर के क्या होता है, H2O का निर्माण होता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, जल कहते हैं। ठीक है। तो जो जल का जो भी अनुपात होता है ये एक तरीके से क्या है, एक सरलतम पूर्णांक अनुपात हो जाता है। ठीक उसी तरीके से अगर मान के चलिए Na2CO3 की बात करें तो Na2CO3 में देखिए यहाँ पे बताया गया है कि सोडियम का जो मान है वो कितना है, 2, कार्बन का जो मान है वो कितना है, 1, और ऑक्सीजन का जो मान है वो कितना है, 3 है। तो जब हम इसमें सोडियम, कार्बन और ऑक्सीजन की बात करें तो यहाँ पे सोडियम, कार्बन और ऑक्सीजन का जो अनुपात आ रहा है वो आ रहा है 2:1:3 के रूप में। ठीक उसी तरीके से अगर मान के चलिए हम C6H12O6 की बात करें तो C6H12O6 एक प्रकार का क्या है, यौगिक है। ये एक प्रकार का क्या है, यौगिक है। ये यौगिक जो है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, ग्लूकोज कहते हैं। हम लोग क्या कहेंगे, ग्लूकोज कहेंगे। तो इस ग्लूकोज का जो सूत्र होता है वो होता है C6H12O6। यहाँ पे कार्बन की संख्या की बात करें तो कितनी है, 6 है। हाइड्रोजन की संख्या की बात करें तो इसमें कितनी है, 12, और ऑक्सीजन की संख्या की बात करें तो हाँ इसमें कितनी है, 6 है। तो हाइड्रोजन, कार्बन और ऑक्सीजन का जो संख्या यहाँ पे जो दिख रहा है, जो इस यौगिक में तत्वों का के परमाणुओं की संख्या है, इनका अगर हम मान लीजिए अनुपात निकालते हैं तो यहाँ पे जो अनुपात है मुख्य रूप से 1:2:1 हो जाता है ना। तो
यहाँ पे अगर हम अनुपात जब हम गणना करते हैं तो यहाँ पे कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, इन दोनों का, तीनों का अनुपात 1:2:1 के रूप में होता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो अनुपात निकल रहा है, जो ये ग्लूकोज का अनुपात कहलाता है, यही अनुपात क्या कहलाता है? मूलानुपाती सूत्र कहलाता है। मूलानुपाती सूत्र कहलाता है। मतलब अगर मान लीजिए किसी भी यौगिक का हमको मूलानुपाती सूत्र की गणना करनी हो, तो मूलानुपाती सूत्र की गणना करने के लिए हमको सबसे पहले पता होना चाहिए उसमें कि उस यौगिक के तत्वों में परमाणुओं की संख्या कितनी है, और उन परमाणुओं की संख्याओं का हम क्या करेंगे? एक सरल अनुपात की गणना करेंगे, और जो अनुपात हमारा निकलता है वही अनुपात का कहलाता है, उसका मूलानुपाती सूत्र कहलाता है। तो मूलानुपाती सूत्र यहाँ पे जब हम करेंगे तो इसका कैसे निकलेगा? तो इसका मूलानुपाती सूत्र जो हो जाएगा, ये हो जाएगा। कैसे हो जाएगा? क्यों? क्योंकि यहाँ पे कार्बन का यहाँ पे अनुपात 1 हो गया, हाइड्रोजन का अनुपात यहाँ पे 2 हो गया, ऑक्सीजन का अनुपात 1 हो गया, जिसको हम लोग CH2O के रूप में हम क्या कर सकते हैं? लिख सकते हैं। तो ये जो सूत्र एक प्रकार का निकला, ये कहलाया इसका मूलानुपाती सूत्र। अब इसी मूलानुपाती सूत्र की अगर बात करें तो ये मूलानुपाती सूत्र का ये रूप इसका अणु सूत्र कहलाता है। ठीक है, तो अणु सूत्र हम इसके बाद वाले सेशन में बताएंगे, लेकिन अभी हम लोग को पढ़ना है पहले मूलानुपाती सूत्र। तो मूलानुपाती सूत्र जो होता है, जिसको हम अभी आपके सामने दिखाएं, इस मूलानुपाती सूत्र की गणना कैसे की जाती है, इसको कैसे निर्धारण किया जाता है ना, इसमें हम क्या क्या चीजों की आवश्यकता पड़ेगी, इसकी जानकारी हमको आगे पढ़ना है। तो हम पहले क्या करते हैं, इसके मूलानुपाती सूत्र निकालने के तरीके और कैसे इसको बनाया जाता है उसके बारे में बताते हैं। तो सबसे पहले हम एक टेबल से शुरुआत करेंगे। क्यों? क्योंकि कुछ बेसिक नॉलेज उसमें होना बहुत ज़रूरी होता है। इस चीज़ को हम टेबल के माध्यम से जब समझाएंगे तो आपको क्लियर समझ में आ जाएगा। तो आइए चलते हैं। तो आपके सामने बोर्ड पर जो दिखाई दे रहा है, जो टेबल दिखाई दे रहा है, ये टेबल जो है मूलानुपाती सूत्र की गणना करने के लिए टेबल है। हमको क्या करना है? इस टेबल को बनाना है। इस टेबल में देखिए क्या क्या चीज़ होता है। सबसे पहले इस टेबल को बनाने के बाद हमको सबसे पहला नंबर पे जो कॉलम दिखाई दे रहा है वो है क्रमांक का, कि कितने कितने तत्वों की संख्या बताई जाएगी इसके माध्यम से। दूसरा जो कॉलम दिखाई दे रहा है वो है तत्वों के बारे में, कि जो हमको तत्वों की गणना करनी होगी, वो तत्वों में जो भी परमाणु पाए जाएंगे वो सभी के सभी जो हैं इसमें पाए जाएंगे। अगला कॉलम है तीसरा कॉलम में बताया गया है प्रतिशत, कि इस तत्व में अगर मान लीजिए जो भी परमाणु है उनका कितना कितना प्रतिशत यहाँ पे शामिल है क्वेश्चंस में। उसके बाद है यहाँ पे परमाणु द्रव्यमान। परमाणु द्रव्यमान किसका रहेगा? तो जो भी तत्व है वो जो परमाणु के रूप में रहेगा उनका हमको क्या करना होगा? इसमें लिखना होगा परमाणु का द्रव्यमान, यानी उसका जो भी परमाणु द्रव्यमान होगा। आपेक्षिक संख्या क्या होता है? तो आपेक्षिक संख्या जो होता है उसके प्रतिशत से परमाणु द्रव्यमान को क्या करना होगा? हमको भाग देना होगा। तो उसके बाद भाग देने के बाद जो हमको रेशियो मिलता है उसके हिसाब से उसका आपेक्षिक संख्या हो जाता है। फिर उसके बाद आपेक्षिक संख्या के बाद है अगला कॉलम में परमाणु का अनुपात निकालते हैं। परमाणु का अनुपात जो होता है वो आपेक्षिक संख्या में सबसे अगर कम वाला जो आपेक्षिक संख्या होता है उसको सभी तरह के आपेक्षिक संख्या से भाग दे करके प्राप्त किया जाता है। आगे बताएंगे आपको। उसके बाद अंत में आता है सरलतम पूर्णांक अनुपात, की जो भी हमको परमाणु अनुपात मिलता है उसके हिसाब से अनुपात निकाल दी जाती है। तो देखिए, मान लीजिए एक सवाल है। इस सवाल में हमको ये पूछा गया है कि कोई ऐसा यौगिक है जिसमें सोडियम है Na से जिसको दर्शाते हैं, कार्बन है जिसको C से दर्शाते हैं, ऑक्सीजन है जिसको O से दर्शाते हैं। तो यहाँ पे जो सोडियम है उसकी मात्रा दी हुई है हमको 43.4%। कार्बन की जो मात्रा है यहाँ पे 11.3%, और ऑक्सीजन की जो यहाँ पे मात्रा है वो है 45.3% है। ये तीनों जो है ना किसी भी यौगिक के तत्व है जिसमें
इसकी प्रतिशत मात्राएं दी हुई है और इन यौगिकों का जो भी प्रतिशत मात्रा दिया हुआ है इसके हिसाब से हम लोग को क्या करना है, मूलानुपाती सूत्र की गणना करनी है। तो कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहले क्या किया जाता है, सबसे पहले इस तरह के टेबल को हम पहले बना देंगे जिसमें ये सभी चीजें मैंडेटरी होनी चाहिए। इसमें देखिए सबसे पहले जो पहला जो तत्व है हमारा वो है क्या है, सोडियम है, जिसको Na से दर्शाते हैं। दूसरा जो तत्व है हमारा क्या है, कार्बन है। तीसरा जो तत्व है हमारा क्या है, वो है ऑक्सीजन। तो ये तीनों तत्वों को हमको क्या करना होगा, पहले कॉलम में लिखना होगा। उसके बाद इनका कितना कितना प्रतिशत है वो लिखना होगा। जैसे सोडियम का प्रतिशत है 43.4, फिर यहाँ पे कार्बन जो है वो है 11.3% हो गया, ये है ना, इसको लिख देंगे हम। फिर उसके बाद है यहाँ पे ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का कितना प्रतिशत है, तो है 45.3% है ना। पहले इसको हम क्या कर लेंगे, लिख लेंगे। अब इनका परमाणु द्रव्यमान लिखेंगे। जैसे मान लीजिए सोडियम है, तो सोडियम का जो परमाणु द्रव्यमान होता है वो होता है कितना, 23 होता है, हम 23 लिख देंगे। कार्बन का जो परमाणु द्रव्यमान होता है वो कितना होता है, तो कार्बन का जो परमाणु क्रमांक होता है 6, अब परमाणु जो द्रव्यमान होता है वो होता है 12। उसके बाद यहाँ पे अगर हम बात करें तो ऑक्सीजन का प्रतिशत है 45.3% और ये ऑक्सीजन का जो परमाणु द्रव्यमान होता है कितना होता है, 16 होता है। परमाणु क्रमांक 8 होता है, परमाणु द्रव्यमान 16 होता है। अब हमको क्या करना होगा, इसके आपेक्षिक संख्या की जानकारी हमको लिखनी होगी। तो आपेक्षिक संख्या कैसे लिखेंगे, आपेक्षिक संख्या को हमको निकालने के लिए पहले क्या करना होगा, प्रतिशत मात्रा जो है उसका परमाणु द्रव्यमान से भाग देना होगा। जैसे मान लीजिए यहाँ पे है प्रतिशत की मात्रा जो है 43.4 है, इसको हम क्या करेंगे 23 से भाग देंगे। फिर उसी तरीके से 11.3% ये जो ऑक्सीजन का है उसको हमको क्या करना होगा, 12 से भाग देना होगा। ठीक उसी तरीके से 45.3% जो इस ऑक्सीजन का मान दिया हुआ है उसको हमको क्या करना होगा, 16 से भाग देना होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से यहाँ पे इन तीनों को हमको क्या करना होगा, भाग दे करके निकालना है। तो यहाँ पे जो दिया हुआ है देखिए, यहाँ पे पहला नंबर सोडियम के बारे में। तो आप सोडियम की अपेक्षित संख्या में जो 43.4 को 23 से भाग देते हैं तो 1.88 के बराबर आता है, लगभग 2 के बराबर होता है। फिर उसी तरीके से अगर इसकी बात करें तो अगर हम इसको अगर क्या करते हैं, भाग देते हैं, तो इसको भाग देने पर हमको प्राप्त होता है 0.94 के बराबर होता है, 0.94 के बराबर होता है। फिर उसके बाद तीसरा नंबर का जो है वो निकालने पर हमको प्राप्त होता है 2.83 के बराबर, 2.83 के बराबर होता है। तो इस तरीके से अपेक्षित संख्या को हमको क्या करना होगा, भाग दे करके निकालना होगा। भाग देने के बाद जो यहाँ पे दिखाई दे रहा है अपेक्षित संख्या, इनमें जो भी अपेक्षित संख्या, जिसका भी अपेक्षित संख्या सबसे कम होता है उनका सभी से भाग दिया जाता है। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे अपेक्षित संख्या इसमें कार्बन का सबसे क्या होता है, कम है, इसलिए इसका हमको क्या करना होगा, सभी इन तीनों से भाग देना होगा, तीनों के माध्यम से। तो यहाँ पे 1.88 को हमको क्या करना होगा, 0.94 से भाग देंगे। फिर उसके बाद यहाँ पे 0.94 को इसी से भाग देना होगा हमको, 0.94। फिर उसके बाद 2.83 को हमको क्या करना होगा, इसी 0.94 से भाग देना होगा। तो इस प्रकार से अगर हम देखें तो इसको जब दोनों को भाग देते हैं तो 2 का मान आता है। ठीक उसी तरीके से इसको भाग देंगे तो 1 आ जाएगा, और फिर इसके बाद इसको अगर भाग देंगे तो 3 के बराबर आ जाता है। मतलब भाग देने पर जो भी रेशियो का मान आता है, अनुपात, वो 3 आता है। अब इसके बाद हमको क्या करना होगा, लिखना होगा सरलतम पूर्णांक अनुपात। तो जो परमाणु का अनुपात प्राप्त होता है यही होता है सरलतम पूर्णांक अनुपात। ये 2 का मान जो है वो 2 आया इसलिए 2 लिख देंगे, ये 1 का मान आया इसलिए 1 लिख देंगे, ये 3 का मान आया इसलिए क्या कर लेंगे, 3 लिख देंगे। अब इस प्रकार से देखिए हमारे पास सोडियम का
कितना सरलतम पूर्णांक अनुपात आया 2, कार्बन का कितना आया 1, ऑक्सीजन का सरलतम पूर्णांक अनुपात आया 3। इसी तरह के हम सरलतम पूर्णांक अनुपात को तत्वों में हम क्या करते हैं, लिखते हैं। तो हमको नीचे में लिखना होगा अब मूलानुपाती सूत्र, मतलब हम जिस यौगिक का निकालना चाहते हैं। तो यहाँ पे देखिए कि इस यौगिक में 3 तत्व है, सोडियम है, कार्बन है और ऑक्सीजन है। तो हमको क्या करना होगा, सोडियम Na लिखना होगा, ठीक है। तो सोडियम का मान जितना भी आता है सरलतम पूर्णांक, जैसे 2 आया, इसलिए हमको क्या करना होगा, यहाँ पे लिखना होगा 2, तो Na2 हो जाएगा। C का मान जो है वो 1 है, इसलिए इसको लिखने की आवश्यकता नहीं है, छोड़ देंगे। और ऑक्सीजन का जो सरलतम पूर्णांक अनुपात 3 आया है, इसलिए O करके यहाँ पे क्या करना होगा, 3 लिखना होगा। इस प्रकार से देखिए यहाँ पे ये जो है सोडियम कार्बोनेट एक प्रकार का सूत्र हो गया, सोडियम कार्बोनेट। तो हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पे Na2CO3 का जो मान निकला है, यहाँ पे ये इसका मूलानुपाती सूत्र प्राप्त हुआ। इसी प्रकार से अगर हम देखें तो अन्य तरह के यौगिकों में भी जो भी तत्वों का प्रतिशत मान हमको पता है, तो उसके जो भी मूलानुपाती सूत्र निकलेंगे वो हम इस टेबल के माध्यम से, इस तरीके के माध्यम से क्या कर सकते हैं, गणना कर सकते हैं। तो जो मूलानुपाती सूत्र होता है ये, इसको आप अच्छे से समझ गए होंगे। इसी प्रकार से और भी बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं। मूलानुपाती सूत्र के बारे में हमको पहले जानने से पहले हमको इस टेबल के बारे में जानना होगा कि इस टेबल में क्या क्या चीज़ होता है। ये जो तरीका है, इस तरीके के माध्यम से आप किसी भी यौगिक का जो भी मूलानुपाती सूत्र होता है उसकी गणना कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आज हम लोग मूलानुपाती सूत्र पढ़े। अगले सेशन में हम आपको अणुसूत्र के बारे में बताएंगे कि अणुसूत्र कैसे निकाला जाता है। अगले सेशन में फिर से मुलाकात होगी आपकी किसी नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।